नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की। दोस्तों, विस्तार से खबर आपको बताएं तो दोस्तों, उपचुनाव का बिगुल भी बज चुका है और 13 जिलों के 14 निकायों में भी राजस्थान के उपचुनाव होने हैं और इसके अलावा पंचायत समिति की भी अनेकों सीटों पर जो रिक्त हुई है उसके उपचुनाव होंगे। दोस्तों, विस्तार से अगर आपको बताएं तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कल 28 अक्टूबर को देर शाम को ये घोषणा की और रिक्त सीटों पर सभी पर उपचुनाव के जो कार्यक्रम का है वो जारी किया गया। और कार्यक्रम में अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो पंचायत समिति सदस्यों के लिए रिक्त 14 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ग्राम पंचायत सरपंच पदों पर भी जो कि 35 के करीब है उन पर भी चुनाव होगा। और ग्राम पंचायतों के जो पंचों के पद होते हैं वार्डों के, दोस्तों 465 उनके भी चुनाव होने जा रहे हैं और एक पद उप प्रधान का भी है जिस पर भी चुनाव होंगे। कार्यक्रम में चुनाव का जारी हो चुका है और उप सरपंच पद पर भी लगभग 47 के करीब चुनाव होने हैं। 10 नवंबर को लोक सूचना, जिसको अधिसूचना भी हम कहते हैं, वो जारी होगी और आवेदन नामांकन तिथि जो है 14 नवंबर को 11 बजे से 3 बजे तक का समय रखा गया है। तो 14 नवंबर को नामांकन प्रारंभ हो जाएंगे और जांच के लिए 15 नवंबर का समय होगा और नाम वापसी का अंतिम दिन जो है वो 16 नवंबर रखा गया है। 3 बजे तक नाम वापस भी लिया जा सकता है। और दोस्तों, मतदान होगा 25 नवंबर 2022 को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक और मतगणना 27 नवंबर को सुबह 9 बजे से पंचायत समिति जो मुख्यालय है वहाँ होगी। और इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें बादरा के चुनाव, तो बादरा में ब्लॉक नंबर 3 में उपचुनाव होने हैं दोस्तों। और ये उपचुनाव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ जो चुनाव हुए थे उसमें मंजू देवी जो माकपा की टिकट पर जीत कर आई थी, भारतीय जनता पार्टी की सुनीता को महज 23 माफ़ कीजिएगा वोटों के अंतर से उसने हराया था। लेकिन उसके इस्तीफा देने के बाद में ये सीट रिक्त हो गई और वो माकपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी मंजू देवी। तो इसके इस्तीफे के बाद दोस्तों इस सीट को खाली हो गई थी जिस पर चुनाव होंगे। और ये मैं आपको चुनाव बताऊं तो ये चुनाव जो हुआ था वो मंजू देवी में नाम है, सुनीता भारतीय जनता पार्टी के बीच में हुआ था और 2491 वोट प्राप्त किए थे मंजू देवी ने, जबकि सुनीता भारतीय जनता पार्टी की थी, उनको 2468 वोट मिले थे, अर्थात 23 वोटों से यहाँ बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला कड़ा होगा दोस्तों। जो नज़दीकी मुकाबला यहाँ पहले था उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि कड़ा मुकाबला यहाँ होने जा रहा है। और कणाऊ के ग्राम पंचायत के भी दोस्तों वार्ड नंबर 11 में पंच के चुनाव होने हैं और परलिका के भी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 11 में पंच के चुनाव होंगे। तो इस प्रकार बादरा क्षेत्र भी अब इस उपचुनाव की जद में है। और दोस्तों, इसके अलावा हम बात करें 13 जिलों के जो 14 निकायों के चुनाव है, वार्ड मेंबरों के जो चुनाव है, इसमें चूरू जिले की सरदार शहर के वार्ड नंबर 32 का चुनाव है, झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका के वार्ड 5 का भी चुनाव है, गंगानगर की पदमपुर पालिका में वार्ड 21 का चुनाव है और 12 जिले की अंता पालिका के वार्ड 3 का चुनाव है। और इसी 12 जिले के छबड़ा पालिका वार्ड नंबर 15 का भी चुनाव है, बीकानेर नगर निगम के भी वार्ड नंबर 5 के चुनाव है और बूंदी पालिका वार्ड नंबर 54 के भी चुनाव है, चित्तौड़गढ़ पालिका वार्ड नंबर 28 के चुनाव है और दौसा जिले की ताल सोट जो पालिका है उसके वार्ड नंबर 30 का भी चुनाव इसमें होना है। और जयपुर नगर निगम की जो हेरिटेज सीट नंबर 66 है दोस्तों उसके भी चुनाव होंगे, जैसलमेर के वार्ड नंबर 2 के चुनाव होंगे, जोधपुर फड़ौदी पालिका के वार्ड नंबर 31 के चुनाव होंगे और करौली वार्ड नंबर 7 और कोटा जिले की रायगंज में वार्ड नंबर 10 के चुनाव भी इसी के साथ ही संपन्न होंगे। और इस सारे उपचुनाव के लिए कार्यक्रम, जो चुनावी कार्यक्रम है वो हमने आपको विस्तार से बताया। 25 नवंबर को चुनाव होंगे, 27 नवंबर को मतगणना,
एक साथ होगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, जिला कबड्डी संघ हनुमानगढ़ द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें 49वीं जूनियर और सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का जो आयोजन है, जिला स्तरीय ये ओपन प्रतियोगिता है दोस्तों, जिसमें सीनियर छात्र एवं छात्रा और सीनियर महिला और पुरुष की ये प्रतियोगिता है, जो कि सेरडा गांव बादरा के सेरडा गांव में ये आयोजित होगी 12 व 13 नवंबर को। तो 2 दिवसीय ये प्रतियोगिता होगी जिसमें जूनियर 70 किलो वजन के खिलाड़ी जो कि छात्र वर्ग की है वो भाग लेंगे, और जूनियर 65 किलो वजन में छात्रा वर्ग की जो है खिलाड़ी भाग लेगी। और ये 20 वर्ष आयु इसके लिए निर्धारित है, 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र छात्राएं इसमें भाग लेंगे। और आयु प्रमाण पत्र सभी को साथ लाना होगा। 11 नवंबर तक टीमों की इसमें एंट्री होगी, क्योंकि 12 नवंबर से ये टूर्नामेंट प्रारंभ होगा 2 दिवसीय। इसके अलावा दोस्तों हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को जो है रोडवेज में एमडी के पद पर लगा दिया गया, और यहाँ जो है उनके स्थान पर हनुमानगढ़ जिले में जिला कलेक्टर के तौर पर रुक्मणी रियार को लगाया गया है। और ये नई जिला कलेक्टर है जो कि पदभार जल्दी संभालने जा रही है, और ये 21वीं जिला कलेक्टर होगी हनुमानगढ़ जिले की दोस्तों। और इसके अलावा मैं अन्य खबरों की ओर रुक तो दोस्तों, सुश्री संजना जोशी अब बादरा में तहसीलदार के पद पर तैनात होगी, क्योंकि यहाँ पदोन्नत हुए थे तहसीलदार जय कौशिक जो कि एसडीएम बने थे, और उसके स्थान पर अब उनका स्थानांतरण भी हो चुका है, तो उनके स्थान पर अब संजना जोशी पदभार संभालेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें धरना प्रदर्शन की, जो कि डुंगराना में बदस्तूर अभी भी दोस्तों 40वें दिन भी जारी है, और वहाँ प्रशासन अभी तक ये वार्ता सफल नहीं हुई है। 2 दिन पहले जब वार्ता करने के लिए प्रशासन आया था तो सारी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई थी, वार्ता विफल हुई थी। और दीपावली के पावन अवसर पर भी दोस्तों, जब सभी दीपावली का त्यौहार मना रहे थे, उस समय भी किसान धरने पर बैठे थे, और उनके नेतृत्वकर्ता बजरंग सारण किसान नेता भी धरने पर मौजूद रहे। तो दोस्तों रात्रि को भी धरने पर ही रात गुजारना, बजरंग सारण भी एक ऐसे नेता बन चुके हैं दोस्तों जो कि मेहनत और लगन के साथ साथ दोस्तों क्षेत्र की जन समस्याओं की गहरी समझ रखने वाले एक किसान नेता बनकर उभरे हैं। देखते हैं इनके नेतृत्व में ये जो 40 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है वो कामयाबी की मिसाल कायम करेगा या फिर आगे क्या मोड़ इसमें होगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो वर्तमान विधायक बलवान पूनिया को भी इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में है कि जिस प्रकार से तेजी से बजरंग सहारण का कद किसान नेता के रूप में बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय बलवान पूनिया के लिए भी है, क्योंकि ये जो बेल्ट है जिस बेल्ट में बजरंग सहारण मेहनत करते हुए प्रतीत होते हैं, ये बेल्ट पिछले चुनाव में बड़े बम्पर वोटों से दोस्तों बलवान पूनिया के खाते में था और अधिकांशतः यहाँ से बलवान पूनिया को बड़ी संख्या में वोट मिले थे। इस बार बजरंग सहारण की यहाँ सेध है और 2023 के चुनाव की ताल ठोक चुके हैं बजरंग सहारण। देखते हैं दोस्तों आने वाला चुनाव तो रोचक होगा, इसमें कतई कोई संदेह शक शुबा नहीं है। लेकिन बात कर रहे हैं हम धरना प्रदर्शन की। दोस्तों फसल बीमा क्लेम को लेकर जायज मांगों को लेकर किसानों की मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है, प्रशासन लापरवाही क्यों बरत रहा है दोस्तों, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ेगा, वर्तमान विधायक को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब जब कभी सत्ता के विरुद्ध एक प्रकार से इस तरह संघर्ष और किसान सड़कों पर आता है तो कहीं ना कहीं उस जनप्रतिनिधि को उसका खामियाजा आगामी चुनाव में अवश्य भुगतना होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें धरना प्रदर्शन की तो 3 धरना प्रदर्शनकारी जो कि 9वें दिन लगातार भूख हड़ताल में जो बैठे थे। नथुराम गोदारा तो पहले ही 5-6 दिन पहले ही दोस्तों अस्पताल में एडमिट हो चुके थे। 78 वर्षीय नथुराम गोदारा अस्पताल में भी अपना अनशन जारी रखे हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा जयलाल गोदारा भी बीमार के चलते उनको हालात ख़राब होने के चलते अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इसके अलावा निहाल सिंह सहारण को भी तबीयत खराब होने के चलते
अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। तो दोस्तों उनके स्थान पर जो भूख हड़ताल पर है किसानों के बैठने की होड़ लगी है और किसानों की इस कदर भीड़ अब धरना प्रदर्शन पर देखी जा रही है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो इस धरना प्रदर्शन का मजाक उड़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे कि हमने देखा इस प्रकार के कमेंट भी दोस्तों हमने देखे कि हमने देखा कि मात्र 10 आदमी धरने पर बैठे थे, 15 आदमी धरने पर थे, 20 आदमी धरने पर थे। अब उनके कमेंट नहीं आ रहे क्योंकि अब धरने पर किसानों की संख्याओं को गिनना मुश्किल हो रहा है दोस्तों, क्योंकि दिनों दिन संख्या इसकी बढ़ रही है। और आज 40वें दिन जयदीप टूडी पूर्व संसदीय सचिव भादरा से 2008 में विधायक बने थे, उन्होंने भी जाकर किसानों के बीच बैठकर धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। तो इस प्रकार से नेता भी अब समझने लगे हैं कि ये धरना प्रदर्शन जो है वो किसानों के लिए है, किसानों के हितों में है। तो दोस्तों यहाँ किसी प्रकार की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर देखा जाए विशेषकर तो ये सारे के सारे राजनीतिक स्टंट के तहत ही आते हैं। लेकिन पिसता कौन है? यहाँ मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जिनके रियल में, हकीकत में, वास्तविकता में उनके फसल बीमा क्लेम को उनको दिक्कत होती है, जो समय पर नहीं मिलता। कभी डीएपी उनको नहीं मिलती है, कभी खाद का संकट होता है, कभी सिंचाई पानी को लेकर, बारी पिटने को लेकर संकट होता है। तो इन सारे संकटों के बीच में जब कोई नेता इनका नेतृत्व करता है तो उसको राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है कि ये अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बजरंग सारण के लिए भी बहुत से लोग इसी प्रकार की बात सोचते हैं। लेकिन दोस्तों कोई तो किसानों के हित में आगे किसी को तो आना होगा। अब बलवान पूनिया बेशक विधायक है, लेकिन जब बलवान पूनिया विधायक नहीं थे तो बहुत शानदार तरीके से वो किसानों के बीच रहकर उनकी बातें सुनते थे और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए अधिकारियों तक, सरकार के नुमाइंदों तक उनकी बात पहुंचाते थे। तो कुल मिला के उसी प्रकार से अब जब बलवान पूनिया सत्ता में है और कहीं ना कहीं किसानों से मुख मोड़ चुके हैं, ऐसे आरोप किसान लगा रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है, विपक्ष के अनेकों नेता ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में कोई तो ऐसा होगा जो किसानों के हित में आकर उनकी आवाज़ बुलंद करे, उनको फसल बीमा क्लेम दिलाए, उनको समय पर बारियां न पिटे, उनको पानी दिलाए। रामगढ़ का भी धरना प्रदर्शन दोस्तों सड़क जाम के साथ लगा था। आपको याद होगा मलसीसर का भी धरना प्रदर्शन सड़क जाम करके लगाया गया था। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो नेताओं के नेतृत्व में किसानों को सड़क जाम करनी पड़ी थी दोस्तों। और तब जाकर प्रशासन को होश आया और प्रशासन वार्ता करने के लिए किसानों के साथ जो है दरी पर आकर वार्ता की और धरने प्रदर्शन को हटवाया गया सफलता के साथ। तो क्या ये धरना प्रदर्शन भी सफलता के साथ उठेगा? दोस्तों सभी चाहते हैं, चाहे वो बाज़ार का व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर वर्ग हो, कि किसानों का, अन्नदाताओं का ये धरना जल्द से जल्द सफलतापूर्वक उठना चाहिए, उनकी मांगे सारी मानी जानी चाहिए। और दोस्तों ये ज़रूरी भी है, लेकिन कोई ऐसा अगर नहीं चाहता राजनीतिक रंजिशवश तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, चाहे वो कोई भी पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो या किसी भी प्रकार का नेता हो। किसानों के अहित की अगर सोच मंशा उसके दिमाग में होगी और उसकी छवि इस प्रकार से यहाँ दोस्तों उभर कर आएगी तो उसको कहीं ना कहीं भुगतान करना होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करें जिज्ञासरी बड़ी में दोस्तों हरिगिर जी महाराज की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल जागरण का आयोजन कल जिज्ञासरी बड़ी के सत्यनारायण जी मंदिर में होगा और भव्य आयोजन होगा। इसमें राजेश डुलानिया जो कि प्रसिद्ध गायक हैं वो पहुंचेंगे, बबली वर्मा बेहतरीन कलाकार है, लेडीज कलाकार वो भी पहुंचेगी, विनोद छल्ला एक हास्य कलाकार है वो भी इस जागरण में अपनी प्रस्तुति देंगे और सत्यनारायण जी मंदिर में ये जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज एसएफआई का 23वां जिला सम्मेलन बापूवाला अतिथि सदन में धूमधाम से संपन्न हुआ और इसमें 21 सदस्यीय जिला कमेटी का भी चुनाव किया गया। दोस्तों सरजीत बेनीवाल को जिला
अध्यक्ष बनाया गया, जबकि यश चिलाना को जिला सचिव बनाया गया एसएफआई का। इसके अलावा इसका उद्घाटन विधिवत रूप से विधायक बलवान पूनिया ने किया और इस अवसर पर पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे थे नौहर के माकपा नेता मंगेश चौधरी और सुभाष जाखड़। तो इस प्रकार से जो एसएफआई का जिला सम्मेलन था वो धूमधाम के साथ दोस्तों संपन्न हुआ। इसके अलावा दोस्तों 1 नवंबर तक चलने वाली है जो कुटिया परिसर के पास जो कुलदे दादी का सती मंदिर है, और उस मंदिर के अंडर में जो एक सभा भवन है, वहाँ श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन लगातार पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है। 1 नवंबर तक इस कथा का वाचन होगा और इस कथावाचक के जो है मारुति नंदन शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से दोस्तों इसका जो शुभारंभ जो कथा वाचन है वो हो रहा है। और इसके अंदर अनेकों झांकियाँ प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भी निकाली जा रही है और महिपाल परिवार द्वारा इस भव्य आयोजन का सारा प्रभार जो है उठाया गया है। और बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ महिपाल परिवार की महिलाएं और पुरुष भी भाग ले रहे हैं और कस्बे के अनेकों धर्म प्रेमी जन भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों नौहर में जो नकली डीएपी जो खाद के कट्टे मिले थे 200 के करीब दोस्तों, उसको लेकर अभी भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और बादरा में भी इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी कोई डुप्लीकेट डीएपी तो नहीं बांटी जा रही। और अगर ऐसा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएगी और उस बर्बादी का कारण कौन बनेगा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और नौर तहसील में बवाल मचाए दोस्तों जब से ये नकली डीएपी के जो कट्टे पकड़े गए थे और उसको लेकर एक केस भी दर्ज हुआ। और उस खाली कट्टों को बेचने वाला जो था दोस्तों वो नामी कंपनियों के खाली कट्टे सप्लाई करने में उसका नाम है दोस्तों अमित गोयल, जिसको उत्तर प्रदेश से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसके अलावा दोस्तों जो उसका जो थाना प्रभारी है नरेश गोरा, उनके नेतृत्व में सारी ये कार्रवाई जो है चल रही है और लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही है और 3 गिरफ्तारियां अब तक इसमें हो चुकी है। और खुइया के खेत में बड़े 2 गोदाम भी मिले थे नौर के गांव खुइया के खेत में। तो दोस्तों इससे किसानों में एक प्रकार से हड़कंप मचा है कि कहीं ना कहीं उनकी फसलें तो बर्बाद नहीं होगी, वो डुप्लीकेट कट्टे खरीद कर तो अपने खेतों में इसका यूज इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो दोस्तों इसको लेकर किसान विचलित है, परेशान है, हैरान है और कहीं ना कहीं किसानों में भी हड़कंप है और प्रशासन इसको लेकर दोस्तों हक्का बक्का है कि अचानक ये क्या हो गया। तो इसको लेकर आप सतर्क रहिएगा। अगर आप किसान हैं तो कट्टा आपको ओरिजिनल मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो डीएपी है उसको भी आप चेक कीजिएगा। अगर आप जानकार हैं तो वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो मिलावट की डीएपी तैयार करके डुप्लीकेट नकली दोस्तों उन ओरिजिनल कंपनी के ब्रांडेड कट्टों में डालकर बेचा जा रहा है दोस्तों, और कंपनी के उसी रेट पर बेचा जा रहा है ताकि शक शुबा किसी को ना हो। तो इसका बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज के लिए इतना ही। और आज क्या खास विशेष दिवस है 29 अक्टूबर को, तो आज विश्व स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जा रहा है। और 2005 को आज के दिन धनतेरस पर दिल्ली में एकाएक सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए थे। आपको याद होगा इसमें 60 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी, 200 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। 2005 की ये बात है। आज के दिन 29 अक्टूबर को दोस्तों भारत में अब लगभग हम भूल चुके हैं कि इस प्रकार से बम धमाके भी होते थे। लेकिन दोस्तों भारत आतंकवाद से किस कदर प्रभावित था, लेकिन वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर शेष भारत में तो इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां नहीं देखी जाती, लेकिन जम्मू कश्मीर में आए दिन कुछ ना कुछ आतंकवादियों की गतिविधियां ज़रूर देखी जाती है। लेकिन वहाँ लगातार सेना द्वारा
ऑपरेशन चलाकर उन आतंकवादियों को ढेर भी किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से भी आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों 1985 में मुक्केबाजी में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह का आज ही के दिन 1985 को जन्म हुआ था। और इसके अलावा मंडियों के भाव अगर मैं आपको बताऊं तो हिसार मंडी में 6700 और आदमपुर मंडी में 6750, सरसा मंडी में 6980, जबकि रावतसर मंडी में नरमा 8400 रुपये प्रति कुंटल, आदमपुर मंडी में नरमा 8461, एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 8301 रुपया, जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा 8425, गोलवाला मंडी में बाजरा बिका है 1806, गेहूं बिकी है 2304, चना बिका है 4385, ग्वार बिका है 4451, मूंग के भाव अधिकतम मैक्सिमम 6660 रुपये प्रति कुंटल रहे। और बादरा मंडी में बाजरा 1880, मूंग के भाव 6315, ग्वार के भाव 4820, जबकि सरसों बिकी है 5726 रुपया प्रति कुंटल और चना के भाव 4593 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे। इसके अलावा मौसम का मिजाज आज बताएं तो 29 अक्टूबर को 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा, जबकि 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से दोस्तों हवाएं चली। बादल बिल्कुल नहीं थे। शाम को भी 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी उसी प्रकार से चलेगी। बादल मात्र 2 से 4% ही छाए रहेंगे। 30 अक्टूबर को कल मौसम का मिजाज क्या रहेगा? 20 से 29 डिग्री टेम्परेचर दिन भर, 31 से 33 दोपहर को मैक्सिमम, 26 से 30 देर शाम को रहेगा, जबकि 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर रात्रि 12 बजे तक रहेगा। 4 से करीब 14 किलोमीटर रफ्तार की हवा दिन भर और रात्रि तक चलेगी। बादल बिल्कुल भी नहीं होंगे। सुबह को रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।